ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ लेटर के बारे में कि लेटर लिखना कैसे है। व्हेन यू आर गोइंग, सो विच टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड। सही है। तो पहली चीज़ ये है कि आपने इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो यही कि आपने एक ऐसी ये कह लें कि अप्रोच यूज़ करनी है ताकि आपका जो मैसेज है वो आपके रीडर को, आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाए। द फॉलोइंग स्टेप्स प्रोवाइड अ लॉजिकल एंड थॉरो अप्रोच फॉर राइटिंग अ परसुएसिव लेटर और सर्कुलर। अगर आप ऐसा लेटर लिखना चाहते हैं जो परसुएसिव हो, जो कायल कर देने वाला हो, तो आपने इन लॉजिकल चीज़ों को जो चार चीज़ आपके सामने हैं, इनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। पहली चीज़ ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस। आपने सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हैं अपने लेटर के अंदर, पर्पस क्या है आपका और आपकी ऑडियंस कौन है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम चॉइस ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, स्टाइल क्या होना चाहिए, हमारी टोन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वन की, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो आपको पता होना चाहिए कि आप लिख क्यों रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लिखा जा रहा है। सही। अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने मैसेज को इसी तरह ड्राफ्ट करेंगे। हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर ना कर रहे हो बल्कि एडवाइस देना चाहते हो, या आप इन सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हो, मीटिंग की कंफर्मेशन के बारे में या अग्रीमेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले ही कि भाई मैं लिख क्यों रहा हूँ। सही है। प्लानिंग से हमारा काम आसान हो जाता है। वो ब्रायन ट्रेसी ने आई थिंक लिखा है कि 25% ऑफ आवर टाइम सेव रहता है बिकॉज ऑफ प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग कर ली काम करने से पहले तो 25% काम का जो वक्त है वो महफूज रहता है। अब दूसरी चीज़ ये कि आपको ऑडियंस भी याद रखनी है। आपने प्रॉब्लम तो टारगेट कर ली, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, अब ऑडियंस कौन है, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। अगर तो आप लिख रहे हैं अपने किसी मैनेजर को, अपने किसी सीनियर को, तो डेफिनेटली आपकी फिर टोन वही होगी, स्टाइल वही होगा। यू अप्रोच आपने यूज़ करनी है। यू अप्रोच के बारे में हमने बात की थी 7 C's जब हम पढ़ लेते हैं, तो 7 C's में ये बात जिक्र की थी। यू अप्रोच शॉर्टली समझ लें कि जिसके अंदर आपने सामने वाले को वैल्यू देनी होती है, उसका बेनिफिट दिखाना होता है और ये बताना होता है कि ये चीज़ आपकी फेवर में ज़्यादा है। अगर आपने ये कहना है ना कि हमारी कंपनी आपको इस दिन सहूलत नहीं देगी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी कंपनी, इस तरह उसको नुकसान का एहसास होगा। आपने ये कहना होगा कि आपको इन चीज़ों में सहूलत दी जाएगी। पॉजिटिव साइड दिखानी होती है, नेगेटिव उसको खुद ही समझ में आ जाती है। सही है। तो ऑडियंस ये समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडियंस का भी आपको अंदाज़ा हो गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपका मेन टॉपिक क्या है। सही। अगर आप ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं लेकिन वो अनकनेक्टेड हैं, तो पहले आपने क्या करना है, मेन टॉपिक को कवर करना है, उसको टारगेट करना है। इसकी जहाँ तक बात है तो आपने हेडिंग्स का यूज़ करना है ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ अब इस बारे में बात हो रही है, अब इसके बारे में बात हो रही है। टेक्निकल और अदर इश्यूज़ दो तरह के हो गए, तो इस तरह के अलावा भी हो सकते हैं, मतलब इश्यूज़ की कैटेगरीज डिफरेंट भी हो सकती है। आपको कैटेगरी पहले डिफ़ाइन करनी होगी खुद अपने पास, अपने जहन में, कि ये इशू अगर टेक्निकल साइड का है तो सारे टेक्निकल इश्यूज़ एक तरफ कर लें, उनको अलग जिक्र करते हैं। उसके अलावा जो है वो अलग जिक्र कर लें। इम्पॉर्टेंट कौन सा है, लेस इम्पॉर्टेंट कौन सा है। अब आपने ये भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बताना है कि मैं वैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कंप्लेन लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो अब आपने ये भी बताना है कि जी वक्त पे चाय नहीं मिलती, तो ये इम्पॉर्टेंट है या लेस इम्पॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली आप अकॉर्डिंग टू योर अदर पॉइंट्स इसको डिस्कस करेंगे, सोचेंगे कि हाँ भाई इसको पहले रखना चाहिए या बाद में। मेन टॉपिक को आपने टारगेट करना है फर्स्ट, दैन माइनर इश्यूज़, फिर छोटी बातों पर आना है। पहले बड़ी बात, बड़ा मसला, फिर छोटा मसला। आपने फिर डिसाइड करना है कि आपने कहना क्या है। सही है। ये तो प्लानिंग चल रही है, कहना क्या है आपने पॉइंट्स उसके बना ले लें।
आपको पता चल रहा है हाँ ये 4 बातें हैं जो मुझे करनी है, फिर आप उसको कैटेगराइज कर लो, रैंक कर लो कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पहले ज़िक्र कर दूंगा, ये बाद में, उसके बाद ये बाद में, इस तरह। इसके बाद बात आती है आउटलाइन बनाने की, जिसके अंदर आप आउटलाइन में लेटर की ये देखते हो कि आपका जो फ्लो है वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, बैलेंस है चीज़ें या नहीं है सही। और फिर ये करने के बाद अपने वर्क को रिव्यू करते हैं, आपके मैंने जो लिखा वो सही है, मेरी बात का सही मतलब समझ में आ रहा है या कुछ रह गया है। गेटिंग। अब हम बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर के बारे में कि लेटर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो देखें, लेटर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं। एक पैराग्राफ जो हमारे पास है उसको हम ओपनिंग पैराग्राफ कहते थे, फर्स्ट पैराग्राफ। देन हमारे पास सेकंड वन जो है वो बॉडी है, और थर्ड वन को हम क्लोज कहते हैं। ये अच्छा, वो जो है लास्ट वन जो है क्लोज, उसको ज़रूरी नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही होगा, 2-3 लाइनें भी होती है और कभी सिंगल लाइन भी होती है। मैं सैम्पल्स जब दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेटर को लिखने के लिए ये 3 हम सेगमेंट्स बनाते हैं। तो फर्स्ट वन की अगर बात करें हम ओपनिंग पैराग्राफ की, तो इसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर आ जाते हैं, सही है। और ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाता है कि हमारे रीडर को ये पता चल जाता है कि हम क्यों लिख रहे हैं, ये बात पहली जिक्र हो जाती है, सही है। अव्वल तो हमने वो जो सब्जेक्ट वाली हेडिंग डाली थी उससे उसको पता चल जाता है, और यहाँ पर उसको क्लियरली पता चल जाता है, एक्सप्लेनेशन मिल जाती है एक कि हम क्यों लिख रहे हैं। अगर कोई प्रीवियस मीटिंग हुई है तो आप शुक्रिया कहकर भी उसको बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रीडर को किसी लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में आगाह करना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी बात का आगाज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें सैम्पल्स होती हैं ना, हमारे सामने होते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है बात। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे समझें। बॉडी की अगर बात करें, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ बन जाता है, उसके अंदर हम अपने मैसेज को लॉजिकली पेश करते हैं विद सीक्वेंस, के बाद क्लियर भी हो, तरीके से भी पेश की जा सके, और उसमें लॉजिक भी नज़र आ रही हो, बेतुकी ना हो। और अगर कहीं आपको महसूस होता है कि मुझे अपनी बात को बुलेट पॉइंट्स में ज़िक्र कर देना चाहिए, तो आप बुलेट पॉइंट्स वहाँ पर बना सकते हैं कि इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ और ये मसाइल हैं जिनको हमें सॉल्व करना चाहिए, या ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इनको हमें इन फ्यूचर टारगेट करना चाहिए। इस तरह बुलेट पॉइंट्स के अंदर बात मुख्तसर हो जाती है, क्लियर होती है, और जितनी बात मुख्तसर होगी इतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें ऐड करेंगे तो कन्फ्यूजन आ सकती है। एक और चीज़ ये कि जब एक पैराग्राफ आपने बनाया तो उसमें एक ही बात करें, उसका मेन पॉइंट एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ चल रहा है और उसके अंदर दूसरी बात भी आ गई, फिर तीसरी बात भी आ गई, तो वो मेन बात उसकी पता नहीं चलती। ये रूल है कि हर पैराग्राफ के लिए एक पॉइंट, दूसरी बात करनी, दूसरा पैराग्राफ बनाए। सही हो गया। द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स द पॉइंट। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस बता देता है कि वो उसका मेन पॉइंट है क्या। वो टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक बता देता है वो कि ये चीज़ अब इसमें जिक्र होगी, और फिर उसके बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं उसी पैराग्राफ में वो उसी बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये कह लें आप उसके बारे में डिटेल्स दे रहे होते हैं। गेटिंग। अच्छा, लास्ट वन की अगर बात करें, क्लोजिंग पैराग्राफ या एक सिंगल लाइन भी वो हो सकती है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर कॉल टू एक्शन पर हमने फोकस करना होता है। कॉल टू एक्शन मतलब लिखा है, एक पैराग्राफ पूरा लेटर आपने लिखा है, क्या करवाना चाहते थे आप अपने रीडर से। जैसे हम सोशल मीडिया की अगर बात करें तो उसके अंदर हम पोस्ट जिक्र बनाते हैं, तो पोस्ट के अंदर हमने एक टारगेट होता है कि ये चीज़ हमने अपने ऑडियंस से करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक शेयर किया है और वीडियो तक उनको लेके जाना है, तो हम क्लिक करवाना हमारा मेन मकसद होता है। गेटिंग। या लाइक करवाना, या दूसरों तक पहुंचाना है उसको कि ये बात ऐसी है तो दूसरों को भी पता चल रहा है, शेयर करवाना। कॉल टू एक्शन, एक्शन की तरफ लेकर आना, सही है।
तो लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये बात ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा ना हो उसको ये ना पता चले मुझे करना क्या था भाई। गेटिंग? कीप इन टच, ये भी एक कॉल टू एक्शन में आ जाता है। इसी तरह आप अपनी ही बात को, जो आपका मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, उसको दूसरे वर्ड्स में आप समराइज़ भी करते हैं लास्ट पैराग्राफ में। क्यों करते हैं? री इन्फोर्समेंट के लिए, ताकि उसको याद रहे। आपने मसाइल का फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िक्र किया ऊपर कि ये मसाइल हैं और हम ये चाहते हैं कि आप इस पर तवज्जो दें। आखिर में भी बात करते हुए अब ये कह रहे होते हैं, एंडिंग करते हुए, कि हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होंगे कि अगर आप इस मैटर पर कंसीडर करते हैं हमारे इस मसले को, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये हमारे मसाइल को वही दोबारा वही वाली बात को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। क्लियर है? ये सारे काम हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जहन में नहीं होते कभी जब हम लिखने के लिए बैठते हैं। इसी तरह क्लोज़ कर रहा है, एंडिंग करनी है तो फ्रेंडली एंडिंग होनी चाहिए, ऐसी कि उसको अच्छा फील हो। बहुत शुक्रगुज़ार होंगे हम आपके, जैसे अभी मैंने जुमला कहा था आपके सामने, तो क्लोजिंग जो है फ्रेंडली हो रही है, उसको पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और बोनस टिप मैंने यहाँ पे जिक्र की है, वो ये कि अगर लेटर लिखते हुए दुश्वारी हो रही हो तो इस बात को ज़हन में रख लें आप कि आप अब कोई अपने रीडर से, जो आपकी ऑडियंस है, उससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। सही है? जैसे आप गुफ्तगू में पहले एक बात बताते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके एंडिंग की तरफ आते हैं। एंडिंग ज़रूरी होती है, अगर एंडिंग नहीं है तो मतलब सारी बात बर्बाद हो जाती है फिर। सही है? तो ये चीज़, और प्लस ये कि आप ये भी अपने आप से ख़ुद ही सवाल कर लें कि आप व्हाट यू वांट टू से टू देम, कहना क्या चाहते हैं आप उनको, जो आपने कहा क्या वाकई उसको समझ में आ गया होगा। सो ये चीज़। अच्छा, लास्ट, अब ये तो हो चुकी वीडियो। अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो ये टॉपिक है पर्सुएसिव लेटर कैसे लिखा जा सकता है। सही है जी? कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।